हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नीति आयोग का जो सेगमेंट है हमारा चल रहा था, तो उसका पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी को। उसकी पूरी थ्योरी मैंने बताई थी, क्या पॉइंट्स हैं, कहां से क्वेश्चन बनते हैं वगैरह वगैरह। इसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग तभी ये पार्ट 2 देखेंगे जब आप सभी पार्ट 1 देख चुके होंगे, तभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में कम आएंगी। एक चीज़ और है, वीडियो लेट है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हालांकि थोड़ी नहीं थी, वो ज़्यादा थी, तो इस वजह से लैपटॉप का थोड़ा सा इशू था और इसी वजह से वीडियो लेट है। खैर चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला पार्ट हमारा खत्म हुआ था वो यहाँ से खत्म हुआ था कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स हमें पढ़ानी थी आगे से, ठीक है। तो नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो जारी करता है, राइट। तो नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, उनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप चाहे बैंकिंग में हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसी क्या बोलते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आपको जीएस में नीति आयोग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो खैर चलिए, हाँ, तो बात करते हैं कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है। तो नीति आयोग जो है कई सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है एसडीजी, ठीक है। तो आगे आएंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है, ठीक है। कृषि परिवर्तन सूचकांक, तो कृषि परिवर्तन सूचकांक है, इसमें कृषि में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिए क्या सुझाव है, क्या परिवर्तन के लिए क्या हमें करना चाहिए, जल और खाद्य संबंधित सारी जानकारी, तो वो, ठीक है। कृषि परिवर्तन सूचकांक, देखिए मैं जिसका भी इंपॉर्टेंट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। हमें उतना ही पढ़ना है, देखिए स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि लैपटॉप ले लिया, टैबलेट ले लिया, फोन से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्मार्ट पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना। स्मार्ट पढ़ाई का मतलब ये है कि हम उतना पढ़ें जितना हमारे एग्जाम में आ रहा है। ये भी बुक उठा ली, वो भी बुक उठा ली, ये भी थ्योरी पढ़ डाली, वो भी थ्योरी पढ़ डाली, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि साहब पढ़े तो बहुत थे लेकिन आया कुछ नहीं, ठीक है। तो ये काम नहीं करेंगे हम लोग, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो कृषि परिवर्तन सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, जिला अस्पताल जो होते हैं हर एक जिले में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनसे रिलेटेड है। जिला अस्पताल सूचकांक ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट में रहता है। निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात ये ता है, निर्यात तैयारी सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार ये वर्ड थोड़ा सा आप लोगों को शायद समझने में दिक्कत हो, काफी बच्चों को। नवाचार का मतलब होता है नीतियों से संबंधित, ठीक है। कौन सी नई नीतियां बनी हैं, कौन सी पुरानी नीतियों को खत्म किया गया वगैरह वगैरह। तो वैश्विक जो नई नीतियां बन रही हैं वैश्विक तौर पे, तो वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट में रहता है। भारत नवाचार सूचकांक, भारत में कौन सी नई नीतियां बनी है, नई लाई गई हैं वो, तो भारत नवाचार सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, भारत में ये तो काफी बच्चे जानते होंगे, भारत में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे, हर एक जिले में, ग्राम में सरकारी स्कूल है। लेकिन आप देखेंगे बड़ी एक विशेषता है, सरकारी टीचर तो बहुत सारे बनना चाहते हैं, लेकिन वही सरकारी टीचर अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहता, क्योंकि उनको जो गहरी सच्चाई है, धरातल की सच्चाई है स्कूलों की, उन सरकारी स्कूलों की, उन्हें पता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ मक्कारी करी जाती है, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। एक तरफ आप सरकारी स्कूलों को देख लीजिए और एक तरफ 10,000 में पढ़ाने वाले एक प्राइवेट टीचर को देख लीजिए, जो पढ़ाते हैं वो पूरी जान लगा देते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए, ये फर्क है। खैर टॉपिक से ना भटकते हुए, हाँ, तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट में रहता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। अब आ जाते हैं एसडीजी भारत सूचकांक, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है, जो कि जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये कहाँ से लिया गया है और ये कब लिया गया था, किस ईयर में लिया गया था, ठीक है, कहाँ इसकी बैठक हुई थी, कितने देश इसमें शामिल है वगैरह वगैरह, तो ये सारा हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एसडीजी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो एसडीजी का फुल फॉर्म है, इधर आ जाता हूं मैं, ठीक है,
हाँ, तो एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का फुल फॉर्म है सतत विकास लक्ष्य। चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूं कि आप लोग लिखते हुए चलिए। जब चीजें लिखेंगे ना और उसको पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है, लिखने में कई सारे काम होते हैं। आप लिख रहे होते हैं तो इसमें हाथ चलता है, दिमाग आपका चलता है, दिमाग वहीं पे रहता है कि आप क्या लिख रहे हैं, और आंखें। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपको याद करने में काफ़ी आसानी होती है। और शॉर्ट टाइप लिखेगा क्योंकि जो एग्जाम के टाइम में आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो क्या है सतत विकास लक्ष्य? सबसे पहले बात करते हैं कि ये इसकी जो बैठक है वो कहाँ हुई थी। ठीक है, तो एसडीजी अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन महासभा की बैठक में। ठीक है, महासभा की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन महासभा की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। और न्यूयॉर्क में कहाँ हुआ था? इसकी बैठक कहाँ हुई थी आपकी? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। कब से कब तक ये बैठक हुई थी? 25 से 27 सितंबर 2015 को, 25 से 27 सितंबर 2015 को इसकी बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? जो भी बच्चे मेरा पहला वीडियो देखे होंगे उनको पता है। अध्यक्ष तो बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इसका उपाध्यक्ष कौन है और इस समय सीईओ कौन है। 2022 में इसका जो उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। चलिए, हाँ, इस बैठक में 15 सालों का लक्ष्य रखा गया था। यह भी मैंने बताया था कि इस बैठक को 15 सालों के लिए 15 साल का टारगेट बनाया गया था और 17 गोल बनाए गए थे कि इन 15 सालों में इन देशों को, जो भी उसमें देश इंक्लूड थे, तो उन्हें 17 गोल अपने अचीव करने थे। कितने देश? हाँ, तो इसमें कितने देश, ये देखिए मैंने नहीं लिखा, मैं बता देता हूं। 193 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, 193 देशों के लोगों ने, मतलब 193 देशों के जो भी राष्ट्र जो देश थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। उनके राजदूत आते हैं, ठीक है, वो इस बैठक में शामिल होते हैं। ठीक है, खैर, तो 193 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। कब हुई थी ये? 25 से लेकर के 27 सितंबर 2015 को, 25 से लेकर के 27 सितंबर तक ये बैठक चली थी 2015 में। इसमें 193 देशों ने हिस्सा लिया था और इसमें जो टारगेट था 15 सालों के लिए था। और कितने टारगेट थे? 17 लक्ष्य थे। इसमें कितने लक्ष्य थे? 17 टारगेट थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लक्ष्य क्या है, इसमें लक्ष्य क्या थे। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट। ये मेन पॉइंट है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं कि ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट और आएगा क्योंकि अभी इसमें 17 लक्ष्य, इसमें 12 ही आ पाए थे और वीडियो एडिट का मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो मैं दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा और सारी उसमें डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, तो और ये तीनों वीडियो देखने के बाद नीति आयोग से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्या था? हाँ, लक्ष्य क्या? सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, 17 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें शून्य गरीबी, तो नो पॉवर्टी। जो गरीबी स्तर है भारत में उसको किसी तरीके से घटाना है, गरीबी स्तर को घटाना है किसी भी तरीके से। तो पॉवर्टी लाइन से जो लोग हैं उससे ऊपर लाना है, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाना है। हर प्रकार की गरीबी, किसी भी प्रकार की गरीबी, उससे लोगों को ऊपर लाना है। ठीक है, शून्य भुखमरी, भुखमरी को भी इसमें शून्य करना है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर उपज भी अच्छी है और पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं, किंतु जो भुखमरी है वो भी भारत देश में काफी अच्छे स्तर पे है। तो इसको सरकार का उद्देश्य ये है, नीति आयोग ने ये बोला, नीति आयोग में ये प्रण लिया गया कि जो भुखमरी को है शून्य स्तर पर पहुंचाना है, कि भारत में भुखमरी नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है भुखमरी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य रहे, लोगों को जो खाना है वो अच्छा मिले, स्वस्थ मतलब अच्छा खाना मिले जिससे वो स्वस्थ रहें और खुशहाली रहे। आगे बढ़ते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। भारत में शिक्षा का स्तर तो है, लेकिन भारत में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। बहुत सारे आप सरकारी स्कूलों में देखेंगे कि क्या है,
आज जो स्थिति है, आप उन छात्रों से आप पूछ लीजिए, आप छात्रों से ही नहीं वहाँ के टीचर से भी पूछ लीजिए, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, वो खुद भी शिक्षा का स्तर उनका डाउन है, तो वो बच्चों को ही क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैंने अभी जैसा कहा कि हर व्यक्ति सरकारी टीचर तो बनना चाहता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि इन सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ क्या हैं, वहाँ के शिक्षकों की स्थितियाँ क्या हैं, वो पढ़ाते हैं कि मक्कारी करते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, लैंगिक समानता। भारत में ये एक काफ़ी भारत हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिस कारण से लैंगिक समानता नहीं आ पाई है। पुरुष प्रधान समाज अर्थात जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व महिलाओं से बहुत अधिक होता है, ठीक है, पुरुषों की ही सुनी जाती है, पुरुषों की बात को ही आगे रखा जाता है। अगर कोई किसी पद पे है तो पुरुष है, ठीक है, सरपंच है तो पुरुष है, महिला नहीं बनेगी। और आज भी कई सारे स्टेट में ये चीज़ है, भले ही खुले स्तर पे ना हो, लेकिन है, ये चीज़ है छुपे हुए स्तर पे, लेकिन ये चीज़ है। जैसे हरियाणा और रोहतक के कई सारे स्टेट, हरियाणा और रोहतक में कई सारे गाँवों में देखने को ये चीज़ मिलती है कि पुरुष प्रधान है, वहाँ पे महिलाओं की तो खैर सुनी नहीं जाती। चलिए खैर, तो लैंगिक समानता ये है कि महिलाओं को भी उतना ही काबिल बनाया जाए, उन्हें इतना शिक्षित बनाया जाए कि पुरुषों की तुलना में ही उन्हें रखा जाए, उन्हें नीचे ना रखा जाए, ठीक है। तो देखिए, कोई भी देश, कोई भी स्टेट, कोई भी जिला, कोई भी ग्राम तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ के पुरुष और महिला दोनों एक बराबर हों। ऐसा नहीं कि पुरुष को एक अलग स्तर मिला और महिलाओं को एक अलग स्तर मिला है, ठीक है। तब तक वो स्टेट, गांव, देश कुछ भी हो, वो ग्रो नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पे दोनों लोगों का जो बराबरी हो वो अलग अलग स्तर पर हो, ठीक है ना। तो खैर, तो लैंगिक समानता ये है कि जहाँ पर महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें जॉब्स की अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन्हें अच्छे स्तर पर रखा जाए, पुरुष के बराबर रखा जाए, इसे कहा जाता है लैंगिक समानता। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल, साफ पानी एवं स्वच्छता, ठीक है। सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, इसका एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं, जैसे सोलर पैनल वगैरह हो गए, इस पर काफ़ी नीति आयोग का जोर रहा है कि कितना हो सके जिसमें भारत को ऊर्जा ऐसी मिले। जैसे अभी ईवी हाल में ही लॉन्च हुई हैं, ईवी के जो प्रोडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ये देखने को मिलते हैं आपको पेट्रोल और डीजल से हटा करके। देखिए, इसमें जो फ्यूल है वो आपका कार्बन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सांस लेने में, ठीक है। तो ऐसे हमें ऊर्जा का उत्पाद करना है जिससे हमें दिक्कत भी ना हो और ऊर्जा जो है वो मुफ्त रूप में मिले और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, उसमें पोल्यूशन जो है ज़ीरो, मतलब कम से कम हो, पोल्यूशन ना के बराबर हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। पॉइंट नंबर 9 है उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। उद्योग में नवाचार, उद्योग के मामले में नई नीतियां लाई जाए, ठीक है। और बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं आप लघु उद्योगों में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैंने उद्योग अपने सामने ही देखे जिनमें जीएसटी फाइल नहीं हो रही है, बहुत बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी नहीं होता है। उसके लिए उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 10, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता भारत में देखने को काफ़ी मिलती है। देखिए, भारत में अमीर जो हैं वो कई स्तर पर अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो दूरी है इसको कम करने के लिए, इसके बीच की खाई को भरने के लिए नीति आयोग ने इस बार काफ़ी अच्छा कदम उठाया। उनका ये कहना है कि गरीबों को जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है उन्हें और ऊपर लाया जा सके किसी भी तरीके से। देखिए, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने देना, उनको नहीं रोकना है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं, जो आर्थिक जिनकी कमी है, तो उनको और ऊपर कैसे लाया जा सके ये हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 है सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। एक हमारा ये काफ़ी विशेष पॉइंट है, सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ एवं शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण।
मानवों की ऐसी बस्तियों का निर्माण जो सुरक्षित हो और टिकाऊ हो। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 12 है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न की सुनिश्चित करना। ठीक है, उत्पादन, ठीक है, भारत में उत्पादन के अलग अलग माध्यम हैं, भारत में उत्पादन के अलग अलग माध्यम हैं और ठीक है, ठीक है, अलग अलग माध्यम है और इसको सुनिश्चित करना कि जो खपत हो वो स्थायी रहे, ऐसा ना हो कि एकदम से बढ़ जाए खपत या एकदम से कम हो जाए, इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट्स हो गए। इसका पार्ट 2 भी आए, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 2 है। इससे पहले का जो पार्ट है आप सभी लोग देख लीजिएगा, आई बटन में मैं दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। मैं इतना कहूँगा कि वीडियो को देखिए और कोशिश ये कीजिए कि लिखते हुए अपनी चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।